हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बिंबवाद के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बिंब क्या है, काव्य में इसकी भूमिका क्या है, इत्यादि प्रश्न हमारे मानस में हमेशा उठते रहते हैं। इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास हमारा यह वीडियो है। हम अपने विषय पर आगे बढ़ें इसके पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए और शेयर एवं लाइक भी अवश्य करें। हाँ तो मित्रों, बिंब क्या है इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। बिंब काव्य रचना का मुख्य व्यापार माना गया है। बिंब के माध्यम से कवि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार इत्यादि साकार निराकार जितने भी पदार्थ हैं एवं मानसिक क्रियाएं हैं उनको प्रत्यक्ष बनाता है, प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करता है, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य बनाता है। मित्रों, कवि अति संवेदनशील प्राणी होता है। उसने जो कुछ अनुभूति की है वह बहुत सूक्ष्म है और कवि उस अनुभूति को केवल अपनी अनुभूति बनाकर सीमित नहीं रखना चाहता, वह उसे सभी से उसी सूक्ष्मता से साझा करना चाहता है जैसा कुछ वह महसूस करता है वैसा ही सब लोग महसूस करें और उस अनुभूति को जिए ठीक वैसे ही जैसे कि उसने जिया है। तब वह बिंब को अपनाता है जो किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप हुआ करता है। मित्रों, हम जानते हैं काव्य हमेशा अप्रस्तुत वस्तुओं का कल्पनागत वर्णन प्रस्तुत करता है। अतः काव्य के अंतर्गत जो रूप सृष्टि की जाती है वह इसी बिंब योजना की प्रतिक्रिया होती है। हम सरल शब्दों में इसे समझ सकते हैं और वह इस प्रकार समझ सकते हैं, वस्तु, भाव या विचार को कल्पना या मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार ही बिंब विधान है। परंतु बिंब योजना के काव्य यहीं समाप्त नहीं जाते। इसके कुछ और भी कार्य हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं और उसे हम नाम देते हैं काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना। अर्थात जो कुछ काव्य का अर्थ देना चाहता है कवि, वह सामान्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी गूढ़ या कठिन विचार हमें सहज ही समझ में नहीं आता। इसलिए यदि उसे कोई रूप दे दिया जाए, अर्थात उसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली अप्रस्तुत वस्तुओं को प्रस्तुत कर उसके माध्यम से उसे समझा दिया जाए, तो वह हमें शीघ्र ही और अच्छे प्रकार से स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाएगा। इसलिए जो कवि जितनी अच्छी बिंब सृष्टि करता है वह उतना ही श्रेष्ठ कवि कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात को हम सब जानते हैं, पर जब कवि इसका वर्णन करता है तो किस तरह करता है, इसके माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। जायसी ने रहट घटी का अप्रस्तुत विधान चुना है और उसके माध्यम से उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को समझाया है। हम उनकी पंक्ति को लेते हैं। मोहम्मद जीवन जल भरन रहत घटी के रीति, घड़ी जो आई जल भरी ढरी जन्म गा बीती। मित्रों, यहाँ रहट घटी के व्यापार से जीवन का प्राणवान होना और उससे रहित हो जाने में प्राणहीन होना, इस तथ्य के माध्यम से समय की अल्पता को अच्छे से स्पष्ट किया गया है। हम एक उदाहरण जयशंकर प्रसाद के साहित्य से लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जीवन में सुख दुख दोनों की सहस्थिति को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। उनकी पंक्तियां हैं। लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे,
लिपटे सोते थे मन में सुख दुख दोनों ही ऐसे, चंद्रिका घनेरी मिलती मालती कुंज में जैसे। आंसू काव्य में उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन के सुख दुख दोनों की सहस्थिति को बड़ी ही अच्छे रूप में हमें समझा दिया है। दूसरे विशेषता के रूप में हम लेते हैं भाव को संप्रेक्षित और उत्तेजित करना। भाव है, पर जब तक वो उत्तेजित नहीं होगा, संप्रेक्षित नहीं होगा, तब तक वह हमारा अनुभूति का विषय नहीं बनता है। इसलिए कवि अपने हृदय की अनुभूति को उसी तीव्रता के साथ दूसरों के हृदय में अनुभूति करवाने के लिए व्याकुल बना रहता है, क्योंकि उसकी सफलता इसी में है कि वह दूसरों के हृदय में भी अपनी आग लगा दे, उत्तेजित कर दे, भाव का साधारणीकरण कर दे। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं, निर्वेद का तीव्र भाव जगाने के लिए कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। यहाँ लुकाटी की कल्पना से भाव की तीव्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार कैकेयी के कुकृत्य की भत्सना करते हुए घृणा के भाव की तीव्रता किस प्रकार जगाई गई है, यह भी हम पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। बर मांगत मन भई न पीरा, बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जिए मुँह परे न कीरा। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे ने मारे सी मोही, जनमत काहे ने मारे सी मोही। पेड़ काटिते पालव सींचा, पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियत हिय, मीन जियत हिय करी उलीचा। यहाँ भाव विधान से ही भाव की कटुता और तीव्रता हृदय में हमारे प्रवेश कर जाती है। तीसरे बिंदु के रूप में हम लेते हैं वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। बिंब योजना का सबसे प्रभावी कार्य यदि कोई है तो वह यही है कि वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष कर दिया जाए, क्योंकि तब कल्पना पर, मन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। वस्तु या घटना ठीक उसी रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, जिस रूप में कवि उसे प्रत्यक्ष करना चाहता है। बिंब योजना का यही सहज और स्वाभाविक रूप है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से कवि किसी चरित्र के व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण करता है और हमें लगता है हम वह दृश्य देख नहीं रहे, हम वह दृश्य सुन नहीं रहे, हम वह दृश्य पढ़ नहीं रहे, वरन प्रत्यक्ष उसके साक्षी बन उसे अनुभूत कर रहे हैं, जी रहे हैं। कवि के भाव का यह अनुभव रस की साधारणीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। जैसे कनक भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। कनक भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। यहाँ कुंभकर्ण के व्यक्तित्व का सहज ही प्रत्यक्षीकरण पाठक को हो जाता है। वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के उदाहरण से भी हम इस तथ्य को समझ सकते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें छिटक रही थी जल थल में, विमल चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। विमल चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे थे तरुबी मंद पवन की झोंकों से। यहाँ चांदनी रात में प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण प्रति चित्रात्मक है। अगले बिंदु के रूप में हम लेते हैं रूप सौंदर्य या गुण को हृदयंगम बनाना। मित्रों, हम जानते हैं रूप सौंदर्य और गुण का चित्रण काव्य में बहुत अधिक होता है और इस चित्रण के लिए बिंब विधान अत्यंत सहायक होता है। अतः प्राचीन काल के साहित्य में भी यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही कवि द्वारा इसका विधान सुचारू रूप से किया जाता रहा है। बिंब योजना की नवीनता इन चित्रणों में एक ताजगी भर देती है, जिससे वे चित्रण
पाठक को आकर्षित करते हैं और उसे रसावस्था तक भी पहुंचाते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं। कोमल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, जो बनती कानों की लाली। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कामायनी के अंतर्गत लज्जा के गुणों का प्रत्यक्षीकरण करते हुए हमें दिखलाई देते हैं। बिंब योजना को यदि विस्तार की दृष्टि से हम समझना चाहें तो बिंब योजना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बिंब को इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। इंद्रिय बिंब को हम पुनः दो भागों में विभाजित करेंगे, दृश्य बिंब और अन्य संवेद्य बिंब। दृश्य बिंब पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है, वस्तु बिंब और व्यापार बिंब। वस्तु बिंब पुनः दो भागों में विभाजित होगा, सहज बिंब और अलंकृत बिंब। इसी प्रकार व्यापार बिंब को भी हम कुछ भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जैसे गोचारण बिंब, कृषि बिंब, सांस्कृतिक बिंब, यांत्रिक बिंब और दैनिक जीवन के बिंब। दैनिक जीवन के बिंब पुनः तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, आवश्यकता संबंधी बिंब, मनोरंजन संबंधी बिंब और प्रणय संबंधी बिंब। इसी प्रकार जो मानस बिंब है उसे भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, भाव बिंब और विचार बिंब। भाव बिंब पुनः चार भागों में विभाजित हो जाते हैं, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब, श्रवण बिंब और आस्वाद बिंब। मित्रों, इनके विभाजन को विस्तार पूर्वक हम अपने एक अन्य वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। निसंदेह बिंब विधान से काव्य में चित्रात्मकता आती है, मूर्तिकरण या प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति भी आती है, जो साधारणीकरण की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाती है, हमें पाठक को रसास्वादन करने में सहयोगी बनती है, भावना को प्रभावित करने और अनुभूति को उभारने की क्षमता इनमें अत्यधिक होती है। धन्यवाद।